तुर्की में जुलाई 2022 में यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में जब रूस और यूक्रेन के मध्य ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इस समझौते को करवाने में भारत ने पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं जब अगस्त 2022 में रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाकों में भारी गोलाबारी एवं बमबारी कर रहा था, तो भारत ने दोनों पक्षों से इस इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की थी तथा परमाणु संयंत्र को बचाने के लिए भारत ने रूस से अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने इस इलाके में गोलाबारी तथा बमबारी बंद कर दी थी। वहीं हाल ही में जब 7 नवंबर 2022 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब रूस की अपनी यात्रा पर गए, तो पश्चिमी विशेषज्ञों एवं मीडिया के द्वारा एक विचार रखा गया कि भारत जो है वह रूस और यूक्रेन के विवाद में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। वहीं जब एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब मिले थे, तो उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी कि टुडेज इरा नॉट ऑफ वॉर, यानी कहीं न कहीं भारत इस मुद्दे को या इस विवाद को सुलझाना चाहता है तथा जितनी जल्दी से हो सके संपूर्ण विश्व के लिए यह मुद्दा सुलझ जाए। तो इस स्टेटमेंट को जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, पश्चिमी देशों ने इसे लपक लिया तथा भारत को कहीं न कहीं वो एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ ही यदि हम लोग देखें तो पूर्व में भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इन दोनों देशों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने के अपने विचार को प्रकट किया है। ये विभिन्न मौकों पर ऐसा कर चुके हैं। वहीं हाल ही में जब सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही थी, तो उसमें मैक्सिको के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, जिसमें सदस्यों के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस तथा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इस समिति में रखने की बात मैक्सिको के विदेश मंत्री के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर इन सारे मुद्दों को जब एक साथ जोड़ करके विशेषज्ञों के द्वारा देखा गया, तो उनका कहना है कि भारत रूस यूक्रेन विवाद के मध्य एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इस मुद्दे का गहनता के साथ विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत रूस यूक्रेन विवाद में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्या भारत को इस प्रकार की भूमिका का पर्याप्त अनुभव है, मध्यस्थ की भूमिका निभाने के पूर्व भारत को किन किन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की आवश्यकता है। आज के इस सेशन में हम लोग इसे समझने और देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि सबसे पहले जब रूस और यूक्रेन विवाद प्रारंभ होता है, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो पश्चिमी राष्ट्र तथा अमेरिका ने भारत के ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव लगाए ताकि भारत रूस की आलोचना करे। परंतु जब 10 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को, तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो अब भारत के ऊपर यह कह रहे हैं कि भारत इस मुद्दे को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाए। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो रूस से तेल आयात के मुद्दे पर पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर पर्याप्त दबाव लगाया था। साथ ही साथ उनका कहना था कि भारत रूस के इस कृत्य की आलोचना करे, परंतु भारत ने इस मुद्दे के ऊपर अपना पक्ष बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखते हुए न केवल पश्चिमी देशों को शांत रखा, अपितु रूस के साथ जो इसका पेट्रोलियम आयात था हम लोगों ने इसे बढ़ा दिया। और वर्तमान समय की बात करें तो हम लोग रूस से अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति वर्तमान समय में
कर रहे हैं। इस पेट्रोलियम आयात के कारण ही विभिन्न पश्चिमी देशों तथा अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है इस युद्ध में। परंतु यहाँ यदि हम लोग देखें तो ये एक पश्चिमी देशों की एक हिपोक्रेसी है, जो युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात भी रूस से भारत से कहीं ज्यादा मात्रा में तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में लगे हुए थे। इवन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी युद्ध प्रारंभ होने के बाद से लगातार रूस से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करने में लगा हुआ था। वहीं हम लोग बात करें कि कौन सा देश कितनी मात्रा में रूस से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था, तो भारत यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी निचले पायदान पर स्थित है। यहाँ इटली, नीदरलैंड, टर्की, पोलैंड, फ्रांस, इन सभी के नीचे हम लोग देखते हैं कि भारत है और यूरोपीय यूनियन तथा नाटो के सदस्य देश रसिया के साथ व्यापार में लगे हुए थे। भारत ने इस दबाव का विभिन्न मंचों पर से काफी सफलतापूर्वक से बचाव किया तथा यूरोपीय देशों और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि भैया आप लोग अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए तथा आपकी जो समस्या है वह संपूर्ण विश्व की समस्या नहीं हो सकती है। तो जो आपकी समस्या है उसका समाधान आप लोग अपने तरीके से कीजिए। इसमें भारत अपनी भूमिका अगर देखेगा कि भारत की अपनी भूमिका वहां पर हो सकती है तो भारत निभाएगा जरूर। रूस से पेट्रोलियम आयात के मुद्दे पर भारत के पक्ष का बचाव करते हुए भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने यह तक कहा था कि भारत किसी भी देश के अंदरूनी मामलों या उसकी विदेश नीति या उसके व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो विश्व के अन्य देशों को भी भारत के अंदरूनी मामलों, विदेश मामलों तथा व्यापारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की किसी भी प्रकार से इजाजत नहीं है। इस मुद्दे पर रूस की आलोचना न करने के कारण पश्चिमी देशों का मानना है कि भारत उनके साथ नहीं है तथा इस युद्ध में भारत रूस का समर्थन कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने भारत को चेतावनी तक दे डाली कि भारत को परिणाम भुगतने होंगे तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनका प्रयोग बार बार भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जाता था, उन अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग है वह लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा भारत के ऊपर किया गया। इसमें पहला अगर हम लोग उदाहरण समझे भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो अमेरिका तथा यूरोपीय देशों ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया कि हम लोग चूंकि जानते हैं कि जो कश्मीर है जिसमें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चीन के द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके अक्साई चीन का जो हिस्सा रखा गया है वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसे आप लोग क्लियर रखिएगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर हुआ मूलतः क्या कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत हैं वह जाते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की यात्रा करने के लिए। वहां पर जाने के बाद वो एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि आई एम ऑनर्ड टू विजिट ड्यूरिंग माय फर्स्ट ट्रिप टू AJK आजाद जम्मू कश्मीर। यह अमेरिका के राजदूत जो पाकिस्तान में हैं उनका स्टेटमेंट था ट्विटर के ऊपर में। जब भारत ने इस ट्वीट को देखा तो भारत ने अमेरिका के समक्ष कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर रखी कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद जम्मू और कश्मीर कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फ्लीट को उड़ने लायक बनाए रखने के लिए यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई थी तथा इसके अपग्रेड्स उपलब्ध करवाए थे। इसका भी भारत ने कड़ा और खुला विरोध दर्ज कराया था अमेरिका के समक्ष। दबाव बनाने का दूसरा प्रयास जर्मनी की ओर से किया गया। जब जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उनका कहना था कि जर्मनी जो है वह यूनाइटेड नेशंस के रोल को कश्मीर में
स्वीकार करता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो स्टेटमेंट था वह पाकिस्तान के लिए एक आशा की किरण लेकर के सामने आया है कि हो सकता है कि भविष्य में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए और जनमत संग्रह में कश्मीरी जो हैं वह पाकिस्तान में जाने के लिए अपना पक्ष रखें। तो इसका उपयोग भविष्य में पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे जो टैक्टिक्स थे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी थी भारत के अगेंस्ट में, ताकि भारत पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुक जाए और इस दबाव के कारण भारत रूस की आलोचना करने लगे। परंतु भारत ने रूस की आलोचना नहीं की। रूस ने भारत के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा था कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को एक तरफा नजरिए से नहीं देख रहा है। अब यहाँ पर है कि पश्चिमी देशों के द्वारा भारत की आलोचना की जा चुकी है। किन किन मुद्दों पर? तो भारत के न्यूट्रल स्टैंड के ऊपर, भारत के द्वारा रशियन ऑयल को खरीदने को लेकर के, यूनाइटेड नेशंस में भारत के वोटिंग पैटर्न को देख करके अमेरिका और पश्चिमी देश भारत की आलोचना कर चुके हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा हुआ क्या कि भारत को रूस यूक्रेन विवाद में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पश्चिमी देशों के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसके लिए हमें पहले यूरोप तथा अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उसे हमें देखना होगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और भारत को क्यों इस विवाद में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। तो वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था तो पश्चिमी और के देशों तथा अमेरिका ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक टाइज के जितने भी दरवाजे थे वो इन्होंने बंद कर दिए। अब वर्तमान जो विवाद हुआ इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में एनर्जी प्राइसेस की जो कीमतें हैं वो अत्यधिक बढ़ती गई तथा आईएमएफ का मानना है कि यूरोप की जो आर्थिक स्थिति, यूरोप की जो जीडीपी ग्रोथ है वह आने वाले दिनों में काफी नीचे रहने की संभावना है तथा जर्मनी और इटली में 2023 में रिसेशन आने की या मंदी आने की संभावना आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाई है। इसके कारण यूरो जोन का जो इन्फ्लेशन रेट है वह अपने उच्च स्तर 10.7% पर चला गया। इस इन्फ्लेशन रेट के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कभी काफी कम हुआ करती थी यूरोप में वह अत्यधिक बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने के कारण यूरोप के विभिन्न देशों में आम पब्लिक ने वहां पर प्रोटेस्ट करना प्रारंभ कर दिया। किसके विरुद्ध? तो इस एनर्जी क्राइसिस के विरुद्ध। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन विवाद में एक पक्ष बन करके यूरोपीय यूनियन ने गलती कर दी और इस गलती की सजा जो है वहां के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस एनर्जी क्राइसिस ने यूरोप में आपसी फूट भी उत्पन्न कर दी। हाल में जब सर्दियां बढ़ रही हैं तो रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें मूल रूप से यदि हम लोग हाल में देखें तो रूस के द्वारा यूक्रेन के विभिन्न शहरों के ऊपर ड्रोन से हमला किया था। अब इस हमले के कारण एक शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। इस युद्ध के पश्चात से ही यह संकट उत्पन्न हुआ था और यह और तेज हो गया। तो वर्तमान समय में जो भी यूक्रेन से शरणार्थी जा रहे हैं वो सारे शरणार्थी यूरोपीय देशों में जा रहे हैं और आने वाले समय में जब से जैसे सर्दियां बढ़ेंगी यूरोप में जो ऊर्जा का संकट है वो पहले से ही बढ़ा हुआ है। इसके कारण यह जो शरणार्थी समस्या है यूरोप में यह काफी विकट होने वाली है और कहीं ना कहीं रूस चाहता है कि इस मुद्दे के कारण, शरणार्थी संकट के कारण यूरोपीय देशों में टूट पैदा हो जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के अब जो पश्चिमी देश हैं वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह समाप्त हो, किसी भी तरह प्रकार से समाप्त हो, ताकि उन्हें जो वर्तमान ऊर्जा संकट से सामना करना पड़ रहा है और आने वाले रिफ्यूजी जो संकट हैं या जो शरणार्थी संकट का उन्हें सामना न करना पड़े। तो इन मुद्दों को लेकर के
पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस विवाद को सुलझाए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकते हुए भारत ने रूस की आलोचना क्यों नहीं की। आखिर क्या कारण, ऐसे क्या कारण थे कि भारत ने रूस की आलोचना नहीं की। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब क्रीमिया युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात यूरोप तथा अमेरिका ने रूस के साथ अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए बातचीत के, जिसके परिणाम स्वरूप रूस जो है चीन के ज़्यादा निकट हो गया। अब इस परिस्थिति में जब रूस चीन के निकट हुआ तो यहाँ भारत के लिए यह स्थिति असहज करने वाली थी, जिसके कारण रूस को अपने पाले में रखने के कारण भारत रूस के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा था ताकि चीन के ऊपर नियंत्रण स्थापित रखा जा सके। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि भारत क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सदस्य राष्ट्र हैं, एक सदस्य है और वर्तमान समय में चीन की जो विस्तारवादी नीति है वह भारत को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसे हम लोग गलवान 2020 की घटना से समझ सकते हैं। तथा वर्तमान में भी चीन भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। तो चीन के ऊपर अंकुश लगाए रखने के लिए भारत को रूस के साथ जाना अनिवार्यता, भारत की यह मजबूरी भी है। और दूसरा अर्थ है कि रूस जो है भारत का एक पारंपरिक मित्र रहा है तथा जब भी भारत को किसी भी प्रकार की समस्या आई है रूस उसमें आगे बढ़ चढ़ करके उस समस्या को हटाने में भारत की सहायता की है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो भारत जो है रूस के ऊपर अत्यधिक निर्भर है। किस क्षेत्र में? तो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। और वर्तमान जो भारतीय शस्त्रागार है उसका 65% जो हिस्सा है वह रूसी मूल के हथियारों का है। और सिपरी की रिपोर्ट की यदि हम लोग बात माने तो वर्तमान समय 2027 से लेकर के 21 की अवधि के दौरान भी भारत के जो हथियार थे वो 46% जो हथियार हैं भारत वह रूस से ही आयात करता है। अब यदि बात करें न केवल डिफेंस की अपितु हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत के पहले मैन मिशन के लिए जो गगनयान मिशन है उसमें रूस बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहा है भारत का। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी का मुद्दा। हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ में जुड़ करके अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। तो रूस जो है कहीं न कहीं इस कनेक्टिविटी के इशू को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन करके उभर करके सामने हमारे आता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने कभी भी रूस की आलोचना नहीं की, न ही उसने क्रीमिया के मुद्दे पर रूस की आलोचना की है और न ही वर्तमान यूक्रेन विवाद को लेकर के रूस की खुल करके भारत ने आलोचना यहाँ पे की है। तो अब यहाँ पर है इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य है कि भारत और रूस चाहते हैं कि वर्तमान जो वैश्विक व्यवस्था है, जो एक पक्षीय व्यवस्था जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वर्तमान एक पक्षीय यूनिपोलर के जगह विश्व जो बने एक मल्टीपोलर विश्व बने, यानी बहुध्रुवीय विश्व भारत और रूस दोनों चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉमन विजन है वो भारत और रूस दोनों आपस में शेयर करते हैं। इसके कारण भारत ने कभी भी खुलकर या किसी भी मंच से रूस की प्रत्यक्ष तौर पर आलोचना नहीं की। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ है, काफी प्रगाढ़ है। अब इस संबंध का जो लाभ है ये पश्चिम के देश अपने जो स्वार्थ है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके लिए उठाना चाहते हैं। और इसके लिए पहले उन्होंने भारत को विभिन्न मुद्दों के ऊपर ब्लैकमेल करना प्रारंभ किया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान को एड देने की बात हो या फिर अन्य तरीके से भारत के ऊपर दबाव और बनाने का प्रयास किया गया, भारत को ब्लैकमेल करने का पहले प्रयास किया गया। जब भारत को वो नहीं झुका पाए, इसलिए जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस की यात्रा संपन्न हो रही थी तो उसी समय पश्चिमी देश भारत को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में देख रहे थे। परंतु यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाने अत्यंत ही आवश्यक है भारत के दृष्टिकोण से। यहाँ पर मैंने मूल रूप से 4 प्रश्न लिए हैं जो कि भारत को इस संभावित मध्यस्थता से पहले हल किए जाने की भारत के द्वारा आवश्यकता है। पहला प्रश्न है कि क्या भारत
रूस और यूक्रेन के मध्य जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ से भली भांति परिचित है। इसके साथ ही यूक्रेन और यूरोप के मध्य बैंडविड्थ या रसिया और यूरोप के मध्य जो बैंडविड्थ है, इन बैंडविड्थ को या इनके मध्य जो डायनेमिक्स है, भारत इनको भली भांति समझता है। इसके अतिरिक्त रूस और फिनलैंड हो या पोलैंड हो या आपका जो मोल्डोवा है, इन देशों के साथ भी रूस के हित को या इन देशों के हित को भारत को देखना होगा। इसके साथ ही भारत को यह भी समझना होगा कि यदि भारत इस युद्ध को समाप्त करवाना चाहता है तो रूस आखिर इस युद्ध को प्रारंभ क्यों किया था और रूस की क्या आशाएं हैं इस युद्ध से। इसके अतिरिक्त भारत को यूरोपीय यूनियन, नाटो तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के क्या शेयर्ड इंटरेस्ट है, क्या उनका इंटरेस्ट है, इस समझौते को करवाने में भारत को यह भी पहले समझना होगा। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत को इस प्रकार के मुद्दों को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव है, क्योंकि यह एक दूसरे प्रकार का ग्लोबल क्राइसिस है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संस्थाएं हैं, भारतीय जो वैदेशिक संस्थान हैं, वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स में जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने में उन्हें पर्याप्त अनुभव है, लेकिन इस प्रकार के मैग्नीट्यूड का जो ग्लोबल क्राइसिस है उसको सुलझाने के लिए जो भारतीय संस्थान है वो पर्याप्त रूप से तैयार हैं या पर्याप्त रूप से उनके पास अनुभव है या नहीं है। तो इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 1952 में जब कोरियन वॉर छिड़ा था तो उस समय उत्तरी कोरिया का समर्थन रूस और चीन कर रहे थे, वहीं अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देश दक्षिणी कोरिया का समर्थन कर रहे थे। तो इस समय जो युद्धबंदी थे उनकी अदला बदली के लिए या उनके प्रत्यावर्तन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के गठन के लिए भारत ने 1950 में एक प्रस्ताव पारित करवाया था तथा यूनाइटेड नेशंस ने भारत के ही नेतृत्व में इस प्रस्ताव का इस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था तथा भारत इस समिति की अध्यक्षता की थी उस समय। लेकिन यदि चीन और रूस की बात करें तो प्रारंभ में उन्होंने भारत के इस प्रस्ताव का विरोध किया था, परंतु बाद में वो भी इसे मान लिए थे। वहीं हम लोग बात करें श्रीलंका में तमिल मुद्दे को लेकर के होने वाले युद्ध में जब भारत ने जाफना में अपनी शांति सेना भेजी थी तो इसके परिणाम स्वरूप हमने अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को 1991 में खो दिया था। तो इस मुद्दे में भारत अपना हाथ जला चुका है। तो कहीं इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में न हो, न बने, इसके लिए भारत को फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। वहीं तीसरा प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संस्थान में इतनी क्षमताएं हैं कि इस प्रकार के रिस्क वह उठा सके। यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में जो नई दिल्ली में हमारी जो सरकार है वह उसमें एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी विद्यमान है, जिसे हम लोग पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात करें या म्यांमार में विद्रोही गुटों पर भारत की सेना के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे जो स्ट्राइक्स हैं यह भारत ने दूसरे देशों में रिस्क उठा करके किए थे। तो वर्तमान समय में भारतीय संस्थान रिस्क उठाने में अत्यंत ही सक्षम दिखाई देते हैं, परंतु जिस मैग्नीट्यूड का यह जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्या भारत इस स्थिति में इतने ज्यादा रिस्क उठा सकता है जहां भारत के द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय किसी एक पक्ष के साथ भारत के संबंधों को बिगाड़ सकता है, उसे खराब कर सकता है। चौथा प्रश्न है भारत की विश्वसनीयता का, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो संबंध है वो अत्यंत ही प्रगाढ़ है तथा पश्चिमी देशों के द्वारा इस संबंध का जहां लाभ वो सोच रहे हैं कि हम लोग उठाएंगे, लेकिन वो इस संबंध के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। उनका कहना है, उनके अनुसार, कि यह जो संबंध है कहीं न कहीं रूस की ओर झुका हुआ है और हो सकता है कि यदि भारत रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता करे तो कहीं न कहीं भारत रूस का पक्ष ले सकता है। तो जहां यह संबंध भारत के लिए लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के लिए एक
नुकसानदायक स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है। तो इन प्रश्नों का हल मध्यस्थता को स्वीकार करने से पूर्व भारत को लेने चाहिए, इसके उत्तर तलाशने चाहिए। तो आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तथा इस सेशन से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो या विचार हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।